हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग कर। क्लास 9th में साइंस चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में अपलोड करूँगा। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जिसका फर्स्ट पार्ट है, और अगर ये चैप्टर नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो सेकेंड चैप्टर है वो मॉलिक्यूल्स और एटम वाला, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोशिश भी करोगे तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर समझ में आएगा, अच्छे से क्या चीज़ें हो रही हैं कैसे उन्हें आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, ये सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने थंबनेल में बोला है, अगर आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी जिसमें साइंस आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो आपका नाम है चैप्टर का, हमारे आसपास के पदार्थ, तो अब पहले तो ये आपको ये पता चलना चाहिए कि पदार्थ हैं क्या। ठीक है, पदार्थ क्या है? तो जो भी आपको आप अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस समय, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे आपके घर हों, ठीक है, आप पानी देख रहे हैं या आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, आप मिट्टी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो सभी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ। ठीक है, तो जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो पहले आपको पहले पदार्थ की परिभाषा पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? तो हमारे आसपास दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ है। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? गैस यानी हवा। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, जो कि नाइट्रोजन हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? तो हमारे जो भी प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या लेते हैं? सांस के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, इसी से हमारे वायुमंडल में क्या होता है? संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो क्या गैसें भी पदार्थ हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, क्योंकि गैसें भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालती है जितने की जो दूसरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कठोर हो चाहे नरम हो, सब जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पदार्थ की परिभाषा? तो हमारे आसपास दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं क्या हैं? तो पदार्थ हैं। इसमें से कुछ ऐसी होती है जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि पदार्थ, ठीक है, कह तो दिया कि पदार्थ हमारे आसपास दिखाई देने वाली सभी चीज़ें पदार्थ है, लेकिन ये पदार्थ बने किसके होते हैं? तो क्या होता है, ये सभी जो पदार्थ है वो किसके बने होते हैं? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कण क्या है? तो हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप अपने आसपास दिख रहे हैं, वो सब क्या हैं? परमाणुओं से बनी हुई हैं। परमाणु क्या है? तो परमाणु सूक्ष्मतम कण है इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी परमाणु से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? कण बनाते हैं। और हमें पता है कि सभी परमाणु मिलकर कण बनाते हैं, और सभी कण मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं या फिर तत्व बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कण किसके बने होते हैं? तो परमाणु के। बहुत सारे परमाणु मिलकर कण एवं अणु एवं आयन बनाते हैं, और यही जो अणु होते हैं वो हमें किस स्वरूप में दिखाई देते हैं? तो कणों के स्वरूप में दिखाई देते हैं। और जब बहुत सारे कण मिल जाते हैं तो हमें पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं सबसे छोटा सा एग्जांपल लूँ, तो अगर आपके घर में जो चीनी होती है, शक्कर जिसे कहते हैं, तो जो छोटे छोटे जो कण भी हैं ना, वो भी क्या है? बहुत सारे माइक्रो यानी बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। और वो कण भी किससे मिलकर बने होंगे? तो बहुत ही सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो पदार्थ के उदाहरण क्या होंगे? तो पत्थर हैं, पानी है, हवा है, मिट्टी इत्यादि, जो भी चीज़ आपको दिखनी है वो सब क्या है? पदार्थ। और सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब क्या हुआ, जब पदार्थ के बारे में जब परिभाषा जब पता चले कि भाई पदार्थ हमारे आसपास दिखाने वाले सभी वस्तुएं पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, तो वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है, देखो 2 प्रश्न इसमें पूछेंगे कि वैज्ञानिकों ने पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, और भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को कितने रूप में बांटा गया है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। जब हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर आएंगे तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जब प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाए कि वैज्ञानिकों ने पदार्थों को कितने स्वरूप में बांटा है, तो आपको बोलना है 2। वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है? रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म के आधार पर कहने का मतलब क्या है
कि जो चीज़ें जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको कभी सॉल्व करना है, हल करना है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको पकड़ने का, बहुत अच्छी ट्रिक है। भौतिक शब्द जब भी आपके सामने आ जाए, यानी समझ लेना कि वहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है जिस चीज़ को आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। ठीक है, जब भी भौतिक स्वरूप जब भी का है तो आपको क्या याद रखना है कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अब भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ मतलब क्या है, जैसे कि अब आपके आसपास देखना, आप ईंटें दिखेंगी, आप उस क्या करोगे, देख सकते हो, छू सकते हो, आप छू के पता कर सकते हो नरम है, कठोर है कि नहीं है। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म क्या 3-4 उदाहरण होते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं या ऐसी विशेषताएं होती हैं जो पदार्थों के भौतिक गुणधर्म के रूप में जानी जाती है। तो क्या होता है कि जो जितने भी आपके भौतिक गुणधर्म होते हैं, अगर मैं भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करूं तो भौतिक गुणधर्म में आपका आएगा सबसे पहला, ये सभी पदार्थों को क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होगा यानी कुछ भार होगा। दूसरी चीज़, ये सभी कुछ ना कुछ जगह को घेरेंगे। जैसे अगर आप ईंट है, ईंट को आप घर पे लाओगे, किसी ज़मीन पे रखोगे तो क्या होगी, जिस ज़मीन पे आपने उसको रखा तो क्या करेगी, उतना जगह को क्या करेगी, घेर लेगी। तीसरी चीज़ क्या होता है, जिनका द्रव्यमान तो होता है साथ में उनका क्या होता है, आयतन भी होता है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि क्या आयतन और क्षेत्रफल समान है या अलग अलग है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही अलग है दोस्तों। क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में हम लोग सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करते हैं, यानी उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लेकिन जब हम लोग आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन में क्या होगा, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई तो होगी, साथ साथ में ऊंचाई भी हम लोग गिनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पानी की टंकी तो क्या है, नीचे से आप ज़मीन से देखोगे तो उसकी कुछ लंबाई होगी पानी की टंकी की, कुछ चौड़ाई होगी। लेकिन जब पानी भर देते तो क्या होता है, उसकी कुछ ऊंचाई भी आ जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। तो आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जबकि क्षेत्रफल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को हम लोग गिनते हैं। और आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन मीटर, यानी m गुणे m, यानी 3 बार आपको मीटर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पदार्थ के भौतिक गुण में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला बताया, पदार्थ क्या होंगे, जो भौतिक गुणधर्म की मैं बात कर रहा हूँ तो पदार्थों में ठोस होंगे, कुछ दृढ़ भी यानी मजबूत होंगे, उनमें बहाव होगा। ठीक है, संपीड़ितता मतलब होता है कि क्या आप उन्हें दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप दबाओगे तो दब जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप दबाने की कोशिश करोगे तो नहीं दबेंगी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ईंट है तो ईंट को आप दोनों हाथों से दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, नहीं दबेगी ना। लेकिन अगर आपके पास मान लो कोई पानी की बोतल है, ठीक है, आपने उसमें आधा बोतल पानी भर दिया और ऊपर से बंद कर दिया, तो जब आप दबाओगे तो क्या होगा, हल्का हल्का दबेगा ना। जबकि आपकी ईंट नहीं दब रही थी, यही दब रही है। क्यों, क्योंकि पानी में संपीड़ितता होती है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों है, कि क्यों पानी को हम दबा सकते हैं तो दब जाती है और ईंट दबा रहे हैं तो नहीं दब रही है, इसके बारे में हम लोग बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अब पदार्थ के भौतिक गुण के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है, जो प्रश्न पूछते हैं आपके पेपर में, कि आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि पदार्थों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहला है कि पदार्थ के भौतिक गुण में जो सबसे ज़रूरी आता है वो होता है आपके कि पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ किससे बने थे, कणों से मिलकर बने। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ये सभी जो लोग देख रहे हैं उनको प्लीज़ मैं बोलूँगा कि जब लेक्चर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप पेन और नोट्स लेके बैठा करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच हमेशा क्या होता है, रिक्त यानी खाली जगह होती है। थोड़ी थोड़ी किसी में जो खाली जगह होगी वो ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ठीक है, तो पहला गुण क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, पहला भौतिक गुण। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है। तीसरा, ये जो कण होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, निरंतर मतलब होता है हमेशा गतिशील यानी चलते रहते हैं, यानी हमेशा गतिशील होते हैं यानी हमेशा चलते रहते हैं अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या होता है, अब परमाणु क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ना, लेकिन वो अस्तित्व है ना उनका, हम भले देख नहीं सकते लेकिन उनका अस्तित्व हमें पता है। कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ कक्षा होती है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और नाभिक यानी केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम देख नहीं सकते लेकिन क्या होता है, वो हमेशा चल तो रहे ना। उसी तरह से जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है कि ये तो हो गए पदार्थों के भौतिक गुणधर्म। अब पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव्य, तीसरी है गैस। ठीक है, अब पदार्थ की 3 अवस्था है ये याद रखना दोस्तों कि ठोस, द्रव्य और गैस ये तीनों ही पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं, ना कि रासायनिक अवस्था है। रासायनिक गुणधर्म सभी ठोस में भी होते हैं, द्रव्य में भी, गैस में भी होते हैं।
ठीक है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। लेकिन ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की भौतिक अवस्था है, क्योंकि ठोस को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, द्रव को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, गैस को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और मैंने पहले बोला कि भौतिक शब्द जब भी आ जाए, यानी वो चीज़ें होंगी जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब यहाँ पे ठोस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो भी चीज़ें आप छू रहे हो, अगर आपको कठोर लग रही है, मजबूत लग रही है, जिन्हें आप तोड़ने की कोशिश करो वो टूट सकती हैं लेकिन पिघल नहीं सकती, वो क्या होंगी, ठोस। ठोस के बारे में एक और है कि ठोस जो भी वस्तुएं होती हैं, अगर आपके घर पे, अगर आपका लकड़ी का कोई टेबल हो तो ठीक है, अगर आपने घर में अंदर है तब तो उसका आकार निश्चित है। अगर आपने उसे घर से बाहर रख दिया, मान लो आपने निकाल उसको घर से बाहर रखा टेबल को, तो क्या उसका आकार बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा ना। तो ठोस की विशेषताएं होती है कि उनका आकार निश्चित होता है, स्वरूप निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। मतलब कहने का आयतन निश्चित मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने 4 किलो आटा, आपने 4 किलो चीनी की बोरी लाई, तो जो आपकी थैला होता, मान लो आपने गए बाज़ार से 4 किलो चीनी लेकर आए, अब उसको आपने घर के अंदर रखा है। अब मान लो उसी 4 किलो को आपने उठा के घर के बाहर दिया, तो क्या 4 किलो से कम हो गया, क्या 3 किलो हो गया, नहीं हुआ ना। तो आयतन यानी जितनी मात्रा थी पहले, अगर 4 किलो लाए थे तो 4 किलो बाद एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखोगे तो भी क्या होगा, 4 ही किलो रहेगा ना। तो वही होता है आयतन। यानी आयतन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की मात्रा, 4 किलो, 6 किलो, या 5 लीटर तेल था, या 5 लीटर का कोई पानी का डब्बा था, तो वो 5 लीटर जो आप लाए थे एक जगह पर रखा, उसको उठा के दूसरी जगह पर रखोगे, अगर आपने उपयोग नहीं किया तो उतना ही रहेगा ना, वही होता है आयतन। तो ठोस का निश्चित आकार होता है, निश्चित स्वरूप होता है, और इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि ठोस में संपीड़ता नहीं पाई जाती, यानी ठोस को आप दबाओगे तो वो दबता नहीं। संपीड़ता का मतलब ही होता है संपीड़ता, ठीक है। अब बात आते हैं ठोस के अंदर, जो मैंने आपको देखा होगा यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं ठोस के बारे में। एक जो आपने घर में देखा होगा कि रबर बैंड आता है, जैसे बाल में जो लोग मम्मी या जो बालों को बांधने के लिए जो रबर बैंड होते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि क्या रबर बैंड ठोस में आएगा, द्रव में आएगा या गैस में आएगा। तो वो ठोस में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर रबर बैंड्स को खींचो, यानी बल लगाया आपने, तो क्या उस समय तो खींच जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने बल हटाया तो क्या वापस अपने ही स्वरूप में आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो ठोस की विशेषता भी यही बोलती है कि ठोस का निश्चित आकार होता है, निश्चित स्वरूप होता है, ठीक है। आप खींचोगे तो क्या होगा, आप वो टूट तो जाएगा आपका रबर बैंड, लेकिन क्या वो पिघल जाएगा, क्या उसका स्वरूप बदल जाएगा, नहीं। पहले भी ठोस था, टूटने के बाद भी ठोस ही रहेगा, स्वरूप तो बदला नहीं ना, वही रह गया। तो इसीलिए रबर बैंड भी क्या ठोस है। अब बारी आती है आपके स्पंज की। स्पंज के आपने देखा होगा एक रबर जैसा होता है, जिसे आप दबाते हो तो आराम से दब जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्पंज के बीचों बीच में क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, यानी बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हवा भरी होती है। तो जब आप उसे दबाते हो तो क्या होगा, हवा निकल जाती है और इसलिए वो आसानी से दब जाता है। फिर जैसे आपने हटाया हाथ, वापस अपने स्वरूप में आ गया। और ठोस भी यही बोलता है कि ठोस का स्वरूप क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल स्पंज के बारे में भी लागू हो गई। तीसरी है कि नमक और चीनी के कण। अब एक बात फ्रेंड्स, इसमें बहुत लोग को दिक्कत होती है कि ठोस के बारे में तो सर आपने बताया कि आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, जो स्वरूप पहले था एक जगह से उठा कर, अगर मेरे पास एक ईंट था, उसको मैंने घर के बाहर रखूँ चाहे घर के अंदर रखूँ, स्वरूप उसका वही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने चीनी को किसी ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का स्वरूप ले लिया, उसको मैंने किसी कटोरी में डाला तो उसने क्या किया, चीनी ने उस कटोरी का स्वरूप ले लिया। उसको मैंने किसी थाली में डाला, उसने तो उसका स्वरूप लिया। तो इस हिसाब से तो चीनी और नमक मेरे ठोस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका आकार तो निश्चित है नहीं, जिसमें डाल रहा हूँ वो उसी का रूप ले रहा है। तो फ्रेंड इसमें क्या हो रहा है, चीनी के कण जब आप बाजार से खरीद के लाते हो तो गोल गोल दिखते हैं, कुछ अलग अलग सब स्वरूप में, यानी क्या छोटे छोटे कण हैं, मजबूत दिखते हैं, कठोर हैं थोड़े थोड़े। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अगर आपने उन कणों को गिलास में डाला, कटोरी में डाला या थाली में डाला, तो क्या उन चीनी के कणों का आकार बदल गया क्या। चीनी में डाला तो उनके जो पहले जो लाए थे खरीद के कणों, जो आकार था गोल, तो क्या कटोरी में डाला तो उनका स्वरूप बदल गया, क्या नहीं बदला ना। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स कि चीनी जो कि पहले किसी भी आप बर्तन में डालो, आपको लगेगा ऐसा कि उसने उसका स्वरूप ले लिया, लेकिन क्या हम ऐसा तब कह सकते हैं जब उसने पूरी तरह से उसका स्वरूप बदल गया हो, बिल्कुल ही बदल गया हो, और उसने उसका आकार भी ले लिया हो, ठीक है। यानी जैसा पहले लाए थे अब वैसा ना दिखे। तो भैया हम तो पहले भी चीनी का कण गोल गोल था, थाली में डाल रहा हूँ या किसी कटोरी में डाल रहा हूँ, स्वरूप तो अभी भी वैसा ही है, क्या पहले बदल गया, क्या नहीं बदला ना। इसलिए चीनी और नमक भी क्या होंगे, ठोस में ही आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आते हैं हमारे द्रव के बारे में। द्रव क्या है,
तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स आया है कि द्रव के बारे में पढ़ा है हमने कि द्रव में जो हमारा द्रव्य होता है उसमें क्या होता है, द्रव में विसरण की प्रक्रिया ठोस से अधिक होती है। अब फ्रेंड्स ये विसरण क्या है, ये दिक्कत देता है क्योंकि शब्द ही सबसे, अगर आपको शब्द समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ, विसरण क्या है, तो इसकी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कि दो अलग अलग पदार्थों का आपस में सम्मिश्रण, मतलब होता है आपस में अच्छी तरह से मिल जाना यानी घुल जाना। सम्मिश्रण होने की घटना को विसरण कहते हैं, जैसे नमक एवं पानी का घोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब विसरण नमक एवं पानी घोल क्या हुआ, अलग अलग पदार्थ, तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास आधा गिलास पानी हो, आपने उसमें 1 चम्मच नमक डाला और आप उसे तेज़ी से हिलाओ, तो फ्रेंड जब आपने डाला नमक को उस पानी में तो कुछ देर तक तो उसका स्वरूप वही था जो आपने डाला था, लेकिन जब आप उसे मिलाओगे तो क्या होगा, नमक भी धीरे धीरे देखोगे आप गायब हो जाएगा। तो नमक गया क्या, उड़ गया क्या, नहीं उड़ा, वो कुछ उड़ता नहीं है फ्रेंड्स। क्या होता है, हमें पता है कि नमक भी क्या, नमक जो हमें दिखाई देता है वो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और विसरण की परिभाषा ये बोलती है कि जो अलग अलग, अब देखो अलग अलग मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका नमक है, दूसरा है आपका पानी। अब जब आप नमक को पानी में डालते हो तो क्या होता है, नमक के छोटे छोटे कण होते हैं, और जबकि पानी में क्या होता है कि अब नमक क्या है, ठोस है। और ठोस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देखिए 2 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नमक क्या है, ठोस है। अब देखो ठोस में होता क्या है कि ठोस के जो भी कण होते हैं देखो बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम जकड़ के एकदम रखते हैं अपने आप को। ठीक है, ताकि दूर दूर ना जाए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षण बल उनके बीच के बहुत ज़्यादा होता है और आपस में क्या होता है, बहुत ही पकड़ के रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही आपने इस ठोस यानी मान लो अगर ये छोटे छोटे कण जो कि बहुत ही आपस में पकड़े हैं, मान लो ये नमक के छोटे छोटे कण हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इसको किसी पानी में डाला, अब देखो नमक ठोस के कण देखिए कैसे बहुत ही पास पास है, द्रव में क्या है दूर दूर है, और गैस में क्या बहुत ही दूर है, पता ही नहीं चल रहा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी है कहीं जाने की। तो जब आप नमक के कण जो कि आपस में बहुत ही आपस में जुड़े होते हैं, जब द्रव में आते हैं तो क्या होता है कि ये जब आप उसे मिलाते हो तो वही नमक के कण आप बहुत ही छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, क्या यानी टूट जाते हैं, और जाके इन छोटे छोटे द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में जाके इस तरह से क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और इसी वजह से जब आप कुछ देर बाद मिलाते रहते हो तो क्या होता है, आपको लगता है कि नमक गायब हो गया, जबकि नमक गायब नहीं होता है, वो छोटे छोटे कण और छोटे छोटे कण में विभाजित होते हैं, और द्रव के जो कण जो कि दूर दूर होते हैं उनके बीच में जाके क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उनसे उन्हीं में जाके मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो नमक है वो क्या है, गायब हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं गैस के बारे में। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो आपके कण होते हैं, ठीक है, जितने भी हमें पता है कि सभी पदार्थों का क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ क्या होते हैं, तो कणों से मिलकर बनते हैं। अब एक चीज़ मैंने बताया कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। हमें पता है अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तभी मैं चला पाऊँगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कण गतिशील होते हैं अपने आप ही तो इनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और जो आरआरबी रेलवे वाले उन्हें तो मैं खास बोलूँगा कि इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना। जब कण गतिशील होते हैं तो इनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ पे m क्या होता है, कणों का द्रव्यमान, जो भी वस्तु उसका द्रव्यमान, और जो भी उसका वेग होगा, ठीक है, जो भी उसके चाल होगी यानी वेग होगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। और यही होता है हमारे गतिज ऊर्जा का सूत्र। जब भी कोई चीज़ गति में होती है यानी चल रही होती है तो उसके अंदर एक ऊर्जा हमेशा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसका सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं JULE। ठीक है, याद रखिएगा। ये अभी हाल में जो LLP की एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक कहता है जूल। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का मात्रक पूछा जाए, ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए, दोनों का ही मात्रक क्या होता है,